विराज प्यार से उस छोटी सी बच्ची के सर पर हाथ फेर रहा था। दूध पीते पीते ही वह बच्ची विराज के सीने पर अपना सारा रखकर सो गई। उसके हाथ से दूध की बोतल छूटकर नीचे गिरने की वाली थी कि विराज ने उसे संभाल लिया। अर्जुन सिंघानिया, जो कि अब तक चुप थे, उन्होंने विराज की तरफ देखते हुए कहा, अब तुमने इसे देख लिया, अब चलो यहाँ से। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर विराज ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, सो रही है मेरी बेबी, चुप रहिए। कहते हुए विराज ने दूध की बोतल को साइड में रखा और उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में लेकर खड़ा हो गया। अर्जुन सिंघानिया समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर विराज करना क्या चाहता है। विराज ने पूरे रूम में नज़र घुमाकर देखा, उसे एक छोटा सा क्लीन बैग नजर आया। उसने उस बच्ची को वहां पर लिटाकर उसके माथे पर किस करके उसे अच्छे से कंबल से ढक दिया। अर्जुन सिंघानिया के लिए ये किसी सदमे से काम नहीं था। उनका बेटा जो कभी खुद को किसी को किस नहीं करने देता था, ना दूसरों को अपने आसपास भटकने देता था, आज उसने खुद एक छोटी सी अनजान बच्ची को इस तरह से किस किया था। करुणा जी भी चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। विराज ने अर्जुन सिंघानिया के पास आकर उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मैं यहाँ से अकेला नहीं आऊँगा। अर्जुन ने विराज की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। विराज ने दूर सो रही उसे छोटी सी बच्ची की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बेबी मेरे साथ रहेगी सिंघानिया मैंशन में। अर्जुन सिंघानिया ने जैसे ही यह बात सुनी, उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम एक अनाथ बच्ची को हमारे घर पर लाना चाहते हो। खुद के भाई बहनों से तो तुम्हें कोई प्यार है नहीं, और इस लावारिस बच्ची के लिए तुम्हारे अंदर इतना प्यार कहाँ से जाग गया। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर विराज ने चिल्लाते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, मेरी बेबी का बारे में किसी के मुंह से कोई बकवास बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। मैंने कहा ना, वह मेरी बेबी है और उसे मैं अपने साथ रखूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ आऊं तो आपको मुझे उसे भी अपने साथ लेकर आने की इजाज़त देनी होगी। अर्जुन सिंघानिया का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था, पहले से ही विराज की हरकतें और ऊपर से अब उसकी यह नई जिद। उन्होंने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी यह बकवास जिद को बिल्कुल भी पूरी नहीं करने वाला, चुपचाप घर चलो, यहाँ पर उसकी केयर करने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं। अनाथ आश्रम में हजारों बच्चे हैं, क्या हम सबको अपने घर पर रखेंगे नहीं, ना तो उसे यहीं पर छोड़ दो, करुणा जी उसका ध्यान रख लेंगे। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर करुणा जी ने कहा, जी छोटे साहब, हम उसका ध्यान रख लेंगे। विराज ने गुस्से से कहा, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, मतलब लेकर जाऊंगा। विराज की जिद देखकर अब अर्जुन सिंघानिया इरिटेट हो रहे थे। वो उसे कुछ कहने ही वाले थे कि उनका मोबाइल बजने लगा। उन्होंने एक नज़र गुस्से से विराज की तरफ देखा और मोबाइल लेकर रूम से बाहर चले गए। करुणा जी बस विराज को देख रही थी। विराज ने उन्हें घूरकर देखा, बेचारी चुपचाप डर के मारे वहां से बाहर चली गई। विराज बेड पर आकर उस छोटी सी बच्ची के पास बैठ गया। उसने उसके गालों को टच करते हुए, बच्चे डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, तुम्हें रोना नहीं है, मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाऊंगा, ओके। कहते हुए विराज उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखने लगा। तभी उसका ध्यान उसके गले में पहने छोटे से पेंडेंट पर गया। उसने पेंडेंट को निकाल कर देखा तो ये सोने का एक बेहद खूबसूरत सा पेंडेंट था, जिसमें काफी बारीक लहजे में लिखा हुआ था, खुशी। विराज ने उस छोटी सी बच्ची के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हारा नाम खुशी है, मेरी खुशी। कहते हुए विराज के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी, जो इतनी छोटी थी कि अगर कोई ध्यान से देखे तभी उसे नजर आए। विराज बस उसके प्यार से चेहरे को निहार रहा था, जैसे उसे उसके चेहरे को निहार कर सुकून मिल रहा हो। विराज ने उस छोटी सी बच्ची के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हारा नाम खुशी है, मेरी खुशी। कहते हुए विराज के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी, जो इतनी छोटी थी कि अगर कोई ध्यान से देखे तभी उसे नजर आए। विराज बस उसके प्यार से चेहरे को निहार रहा था, जैसे उसे उसके चेहरे को निहार कर सुकून मिल रहा हूँ। दूसरी तरफ बाहर आकर अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, पापा, विराज का दिमाग खराब हो चुका है, वो इस अनाथ बच्ची को घर लाना चाहता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसे हुआ क्या है। पहले तो किसी के साथ इस तरह से अटैचमेंट फील नहीं करता था, यहाँ तक कि आज तक इसने दोस्त भी नहीं बनाया है। अचानक से क्या हुआ है इसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो ये लड़का इतना जिद्दी है कि कोई बात सुनता नहीं है। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर राम सिंघानिया, जो कि इस वक्त सिंघानिया मेंशन के लिविंग रूम में बैठे हुए थे, उन्होंने गुस्से से कहा, क्या तुमने पता किया? उस बच्ची का कोई रिश्तेदार हो तो उसे उसके घर भेज दो, ये बहाना बनाकर हम विराज को उससे दूर कर सकते हैं।
हम इस तरह से किसी अनाथ बच्ची को अपने घर में नहीं आने देंगे, अर्जुन सिंघानिया ने कुछ सोचते हुए कहा। मैंने पता करने की कोशिश की है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके पास पेरेंट्स थे, बाकी परिवार के लोग कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता, और पेरेंट्स की डेथ के बाद अब वह लड़की अनाथ हो चुकी है। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर राम सिंघानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। तभी उनके बगल में बैठी आरती सिंघानिया ने कहा, पापा हमें बात करने दीजिए। राम सिंघानिया ने अपना मोबाइल आरती सिंघानिया को दे दिया। आरती सिंघानिया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अर्जुन क्या हुआ है हमें बताए। अर्जुन सिंघानिया ने आरती को सब कुछ बता दिया। कुछ सोचकर आरती ने कहा, अगर विराज जिद कर रहे हैं तो आप उनकी बात मान लीजिए। आप जानते हैं ना, वह पीछे हटने वालों में से नहीं है। अगर आपने मना किया तो वह भी अनाथ आश्रम में ही रहेंगे, और हम हमारे बच्चे को ऐसे कहीं भी नहीं रहने दे सकते। आरती की बात सुनकर अर्जुन ने गुस्से से कहा, आरती तुम समझ रही हो कि तुम क्या कह रही हो? अभी उसे बच्ची को मिलकर ठीक से एक दिन भी नहीं हुआ है, और यह इसके लिए हमारे साथ लड़ाई कर रहा है। अगर यह ज्यादा दिन तक विराज के साथ रही तो पता नहीं विराज क्या करेगा। हमें किसी भी कीमत पर इसे विराज से दूर करना ही होगा। अर्जुन की बात सुनकर आरती ने रोते हुए कहा, जो करना है कीजिए, बस मुझे मेरा बेटा वापस घर पर चाहिए। कि कहकर आरती सिंघानिया ने राम सिंघानिया को मोबाइल दे दिया। राम सिंघानिया ने कुछ सोचते हुए कहा, आप एक काम कीजिए, आप विराज की बात मानकर उसे लेकर घर आ जाए। हमें क्या करना है यहाँ बाद में सोच लेंगे, और उस बच्ची का इंतजाम भी कर देंगे। राम सिंघानिया की बात सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद अर्जुन सिंघानिया अंदर आ गए। उन्होंने देखा विराज अभी भी उसे बेड पर बैठकर उस बच्ची के सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। विराज के चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था, जो कि शायद अर्जुन सिंघानिया ने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। एक पल के लिए तो वह अपने बेटे को देखते ही रह गए। अगले ही पल उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, तुम इसे लेकर घर चल सकते हो। विराज ने जैसे ही यह सुना, उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर अर्जुन सिंघानिया की तरफ देखकर एक क्रीपी स्माइल पास कर दी, जैसे कह रहा हो, आखिर आपको मेरे सामने हार माननी ही पड़ी। अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से अपना चेहरा फेर लिया। विराज ने उस नन्ही सी बच्ची की तरफ देखते हुए कहा, खुशी बच्चे अपनी आंखें खोलो। बच्चा विराज की आवाज देने पर वह छोटी सी बच्ची नींद में ही कुनमुनाने लगी। विराज ने प्यार से उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे उसी तरह से अपने सीने से लगाकर उस रूम के बाहर आ गया। अर्जुन सिंघानिया अपने बेटे की हरकतें देखकर सदमे में जा चुके थे, इसलिए वह भी चुपचाप बाहर आ गए। कुछ देर बाद अर्जुन सिंघानिया, विराज और खुशी तीनों अर्जुन सिंघानिया की गाड़ी में बैठे हुए थे। विराज ने अभी भी खुशी को अपने सीने से लगाया हुआ था। तभी नींद में ही उसे खुशी के कुनमुनाने की आवाज सुनाई दी। विराज ने देखा तो वह छोटी सी शहजादी अपनी आंखें खोलकर अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियों से अपनी आंखों को मसल रही थी। विराज ने प्यार से कहा, खुशी। खुशी ने अपनी तोतली आवाज में कहा, माँ ताहा है। विराज ने प्यार से कहा, हम घर जा रहे हैं। खुशी बस विराज के चेहरे को देखने लगी और अपनी छोटी छोटी उंगलियां उसके गाल पर चलने लगी। विराज बस प्यार से छोटी सी खुशी को देख रहा था। वही अर्जुन सिंघानिया को गुस्सा आ रहा था। खुशी अपने छोटे छोटे हाथों से कभी विराज के बाल खींचती तो कभी उसके गाल। विराज जो अपनी बहनों को, अपने भाइयों को अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इस वक्त इस छोटी सी शैतान की सारी हरकतें बर्दाश्त कर रहा था। खुशी ने ताली बजाते हुए कहा, चॉकलेट चाहिए। विराज बस उसकी मासूम मुस्कुराहट की तरफ देख रहा था, जो कि उसे सुकून दिला रही थी। विराज ने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, कोई शॉप देखकर गाड़ी रोकिए। विराज की बात सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, अब क्या करना है तुम्हें? अर्जुन की बात पर विराज ने उसे नन्ही सी बच्ची के गालों को टच करते हुए कहा, बेबी के लिए चॉकलेट लेनी है, बेबी चॉकलेट खाएगी ना? विराज की बात सुनकर खुशी खिलखिलाकर हंसने लगी और तालियां बजने लगी। इस वक्त वह काफी क्यूट और प्यारी लग रही थी, हालांकि उसकी फ्रॉक हल्की मैली हो चुकी थी। पूरी गाड़ी में खुशी के खिलखिलाने की आवाज गूंज रही थी। वह अपने छोटे छोटे हाथों से विराज के बालों को पकड़कर खींच रही थी, पर विराज बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा था। अर्जुन सिंघानिया ने खुद से कहा, खुद के भाई बहनों से ऐसी चिढ़ता है जैसे कांटे लगे हैं उनके अंदर, और इस अनाथ बच्ची के साथ कितने अच्छे से बर्ताव कर रहा है ये नालायक। सोचते हुए वह घूरकर खुशी को देखने लगे। इस बात से तो वह भी इनकार नहीं कर सकते थे कि यह बच्ची काफी ज्यादा क्यूट थी, पर फिर भी थी तो वह एक अनाथ बच्ची। अर्जुन सिंघानिया को ऐसे बच्चों को अपने घर में रखने का कोई शौक नहीं था। विराज तो जैसे खुशी के साथ किसी और की दुनिया में था, उसे किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं था।
कुछ दूरी पर ड्राइवर ने गाड़ी रोककर कई सारी चॉकलेट्स लाकर विराज को दे दी। विराज ने एक चॉकलेट की रबर निकालकर खुशी को देते हुए कहा, बेबी ये लो। खुशी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों में चॉकलेट लिया और उसे खाने लगी और चॉकलेट खाते हुए अपना पूरा चेहरा गंदा कर चुकी थी, पर विराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गंदगी से सख्त नफरत करने वाले विराज की हरकतें अब अर्जुन सिंघानिया को इरिटेट कर रही थी। वह चाहते थे कि विराज इस बच्ची को खुद से दूर कर दे। अब तक उनकी गाड़ी सिंघानिया मेंशन के सामने आकर रुक चुकी थी। अर्जुन सिंघानिया ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें होश भी है कि हम घर पहुंच चुके हैं। कहते हुए वह गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। अर्जुन ने एक हाथ से चॉकलेट की बैग को पकड़ा और दूसरे हाथ से खुशी को संभालते हुए वह गाड़ी से बाहर आ गया। बाहर आते ही खुशी अपनी बड़ी बड़ी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर आसपास के नजरों को देखने लगी। वह 3 साल की थी, इसलिए उसे थोड़ी बहुत बातें तो समझ आती थी। उसने धीरे से कहा, ये हमारा घर नहीं है। अर्जुन ने उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आज से ये तुम्हारा ही घर है बेबी, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। विराज की बात सुनकर खुशी ने अपनी तोतली आवाज में कहा, बेबी को मम्मा के पास जाना है। खुशी की बात सुनकर विराज चुप हो गया। वह छोटी सी बच्ची को क्या बताता कि अब उसकी माँ दुनिया में थी ही नहीं। विराज ने प्यार से कहा, आपको चॉकलेट चाहिए ना? ये सारे, अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो मेरी बात माननी पड़ेगी। विराज की बात सुनकर और चॉकलेट का देखकर खुशी की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, चॉकलेट चाहिए? विराज ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, तो आप मेरी सारी बात मानोगी ना? खुशी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मैं सारी बातें मानूंगी, मुझे चॉकलेट दोगे ना? विराज ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, विराज तुम्हें घर के अंदर चलना है या फिर यहीं पर इस लड़की के साथ बातें करनी है? विराज ने अपना सर हिलाया और खुशी को उसी तरह से अपने सीने से लगाकर मेंशन के अंदर अपने कदम बढ़ने लगा। खुशी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चॉकलेट खाते हुए मेंशन को देख रही थी। उसका पूरा मुंह चॉकलेट से सना हुआ था, यहाँ तक कि उसके हाथों पर भी चॉकलेट लगी हुई थी। खुशी के विराज के करीब होने की वजह से विराज की शर्ट पर भी चॉकलेट के दाग थे, पर विराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अंदर आते ही सिंघानिया परिवार ने जब विराज की गोद में बच्ची को देखा, सबकी आंखें छोटी हो गई। वह जानते थे कि विराज बच्ची को लेकर आने वाला है, पर उन्हें नहीं पता था कि विराज इस तरह से बर्ताव करेगा। आरती सिंघानिया तो खुद सदमे में थी। उनका बेटा जो गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसकी गोद में इस वक्त एक छोटी सी बच्ची थी जिसने खुद को चॉकलेट से पूरी तरह से नहला लिया था और विराज के शर्ट पर अपने हाथ साफ कर रही थी। दंश भी अपने दादाजी के बगल में बैठकर गुस्से से विराज को घूर रहा था। विराज खुशी को अपनी गोद में लेकर मेंशन के दरवाजे के सामने खड़ा था। पीछे से अर्जुन सिंघानिया भी उसके पीछे आ गए। उन्होंने घर वालों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे और फिर विराज की तरफ देखा, जिसकी गोद में छोटी सी खुशी ने चॉकलेट से अपना पूरा चेहरा गंदा कर लिया था, यहाँ तक कि वह अपने चॉकलेट से सने हाथ विराज की शर्ट पर भी पोंछ रही थी, पर विराज शांति से खड़ा था। अर्जुन सिंघानिया ने राम सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, मैंने आपके इस बागी पोते की बात मानकर इसे इस अनाथ लड़की को घर में लाने की इजाज़त दे दी है। देखिए आपका प्यारा पोता जो अपने भाई बहनों को अपने आसपास भी नहीं आने देता, किस तरह से एक अनाथ लड़की को अपने सीने से चिपकाकर घूम रहा है जैसे वह कोई कोहिनूर का हीरा हो। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर राम सिंघानिया ने कुछ नहीं कहा। धानी और अनु दोनों घूर घूर कर खुशी की तरफ देख रही थी, क्योंकि उन्हें वह छोटी सी बच्ची अपने भाई की गोद में बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वह दोनों बचपन से विराज के साथ खेलना चाहती थी, पर विराज कभी भी उन्हें अपने आसपास नहीं आने देता था। वही धैर्य बड़ी बड़ी आंखों से खुशी की नीली नीली आंखों को देख रहा था। उसने धानी और अनु की तरफ देखते हुए कहा, वह कितनी क्यूट है ना? धानी और अनु ने एक साथ कहा, आप उसे क्यूट कैसे कह सकते हो भाई, वह बहुत बुरी बच्ची है, देखो कितनी गंदी है। धनी की बात पर धैर्य ने हंसते हुए कहा, अरे वह छोटी है, छोटे बच्चों को नहीं पता होता कि वह क्या कर रहे हैं, तुम उसे गंदा कैसे कह सकती हो? तीनों बच्चे आपस में ही लड़ाई कर रहे थे। वही दंश सोफे पर बैठकर घूर घूर कर खुशी और विराज को देख रहा था। विराज ने अपने परिवार वालों की तरफ देखते हुए कहा, आज के बाद मेरी बेबी को आप में से कोई भी अनाथ नहीं कहेगा। कहते हुए विराज खुशी को अपने सीने से लगाकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। पीछे से आरती जी ने उसे रोकते हुए कहा, क्या आप हमेशा इसे अपने साथ रखना चाहते हैं?
आरती जी का सवाल सुनकर सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे और फिर विराज की तरफ। विराज ने पीछे पलटकर आरती जी की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ तो इसका यही मतलब है, ना कि मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। आप जानना क्या चाहती है? आरती सिंघानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उनका बेटा एक अजनबी बच्ची को घर पर उठाकर लेकर आया था और वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राम सिंघानिया ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, विराज, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसका आप बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं। हमने सिर्फ इस बच्ची को घर लाने की इजाजत दी है, पर यह हमारे साथ इस मेंशन में नहीं रहेगी। इसे किसी सर्वेंट को दे दो, ये सर्वेंट क्वार्टर में रहेगी। आपको अगर इससे मिलना हो तो आप मिलने के लिए जा सकते हो या फिर इसे थोड़ी देर के लिए घर पर बुला सकते हो, पर हम इस तरह से किसी अनाथ बच्ची को अपने घर पर नहीं रहने देंगे। राम जी की बात सुनकर विराज ने गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपनी बेबी के बिना नहीं रहूंगा, और अगर आप इसे सर्वेंट क्वार्टर में रखना चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी इसके साथ वहीं पर शिफ्ट हो जाऊंगा। विराज की जिद देखकर अब सिंघानिया परिवार को गुस्सा आ रहा था। अर्जुन सिंघानिया ने राम सिंघानिया की तरफ देखते हुए देखा, पापा, मैंने कहा था ना, ये लड़का एक दिन हमें ऐसे ही सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि यह इतना अजीब क्यों है। दंश और विराज दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, दोनों मेरे और आरती के ही बच्चे हैं, पर दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा दंश कभी भी इस तरह की बेफिकुल जिद नहीं करता, हमारी सारी बातें मानता है, कभी गुस्सा भी नहीं करता, और ये लड़का, ये तो जैसे कसम खाकर पैदा हुआ है कि पूरे खानदान को परेशान करेगा। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर विराज ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मिस्टर सिंघानिया, जब आप जानते हैं कि मैं किसी की नहीं सुनता तो क्यों बेफिजूल में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल मेरी बेबी को नींद आ रही है, इसलिए आप सबके साथ बकवास करने का मेरा मूड नहीं है। मैं उसे लेकर अपने रूम में जा रहा हूँ, बाकी की बकवास बाद में कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं कहकर विराज सबको इग्नोर करते हुए खुशी को अपनी गोद में लेकर वहां से ऊपर चला गया। वहीं खुशी को किसी की बातें समझता नहीं आ रही थी, पर वह अपनी नीली नीली आंखों से सबको टुकुर टुकुर देख रही थी, साथ ही वह अपने छोटे छोटे हाथों से विराज के सीने पर भी मार रही थी। विराज ने खुशी की तरफ देखकर छोटी सी स्माइल के साथ कहा, डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ना तुम्हें कभी खुद से दूर जाने दूंगा। विराज की बात सुनकर खुशी ने तोतली आवाज में कहा, मामा मामा। खुशी के मुंह से फिर से मामा सुनकर विराज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे नहीं पता था कि वह क्या करने वाला है, पर उसे यह पता था कि वह खुशी को अब खुद से दूर नहीं जाने वाला है। भले ही पूरी गलती उसकी नहीं थी, पर आज इस छोटी सी बच्ची के अनाथ होने के पीछे जितनी गलती दंश की थी, उतनी ही गलती उसकी भी थी। विराज खुशी को लेकर अपने रूम में आ गया। उसका रूम जो हमेशा अंधेरे में डूबा हुआ रहता था, खुशी के अंदर आते ही उसने अपनी रूम की सारी लाइट्स ऑन कर दी और खुशी को बेड पर बैठा दिया। विराज का किंग साइज बेड काफी बड़ा था। विराज के बिठाते ही खुशी वहां पर कूदने लगी। विराज ने खुशी को देखते हुए कहा, बेबी मस्ती मत करो। खुशी ने अपनी तोतली आवाज में कहा, खेलना है खेलना है। विराज ने एक नज़र खुशी की तरफ देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने कुछ देर तक सोचा और अपने टेबल पर रखे हुए उसे अजीब से दिखने वाले मोबाइल के पास आ गया। उसने एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से डीजे ने कॉल उठाते हुए कहा, बोलो मेरे शेर, कैसे याद किया डीजे को। विराज ने एक नज़र खुशी की तरफ देखते हुए कहा, डीजे, आप किसी के हाथों से 3 साल की उम्र की बच्ची के लिए जरूर की सारी चीज़, कपड़े और इस्तेमाल की जाने वाली सारी चीज़ें मेंशन भिजवा दीजिए। विराज की बात सुनकर कुछ देर तक दूसरी तरफ से किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद डीजे ने हैरानी से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? 3 साल की बच्ची? तुम कहाँ से बच्ची को चुरा कर लेकर आ गए? डीजे की बात सुनकर विराज ने गुस्से से कहा, बकवास बंद कीजिए, मैं क्यों बच्चे चुराऊंगा? डीजे ने सीरियस लहजे में कहा, तो फिर यह सब किसके लिए? जहां तक हमें पता है धानी 5 साल की है और आप तो उसे अपने पास भी नहीं आने देते, फिर यह सब किसके लिए चाहिए? विराज ने इरिटेट हुए कहा, मैं आपको सारी बातें बाद में बताऊंगा, जितना कहाँ है उतना कीजिए। विराज को गुस्सा होते हुए देखकर डीजे ने कहा, ठीक है, मैं आधे घंटे में मेंशन में सब कुछ भिजवा दूंगा, पर पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। विराज ने एक नज़र खुशी की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा ही हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। विराज की बात सुनकर डीजे ने मुंह बनाते हुए, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में चलता क्या रहता है। एक्सीडेंट हुआ, इसमें अच्छी बात कौन सी है? वैसे मैंने सुना कि जिस कार से तुम्हारी कार की टक्कर हुई थी, उस कार के अंदर के लोग ऑन द स्पॉट मर गए।
विराज ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, उस कार में एक छोटी बच्ची थी, वो बच गई है। विराज की बात सुनकर डीजे ने हैरानी से कहा, कहीं तुम उसी बच्ची को उठाकर घर तो नहीं लेकर आ गए ना। डीजे के सवाल पर विराज ने कुछ नहीं कहा। डीजे को उसका जवाब मिल चुका था। डीजे ने हैरानी से कहा, क्या तुम सच में छोटी सी बच्ची को अपने घर पर रखने वाले हो? और क्या तुम्हारे आदर्शवादी खानदान के लोगों ने किसी अनाथ बच्ची को घर पर रखने की इजाज़त दे दी? क्योंकि दुनिया के सामने चाहे तुम्हारा परिवार कितना ही दिखावा क्यों न कर ले, उनकी फितरत कैसी है यह मैं अच्छे से जानता हूँ। विराज ने सीरियस लहजे में कहा, मुझे उन लोगों की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब वो मेरे साथ रहेगी, वह मेरी बेबी है। विराज की बात सुनकर डीजे ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो अपनी बच्चे की तस्वीर हमें भी भेज दो, हम भी देख ले कि ऐसी कौन सी छोटी सी परी है जो शैतान के साथ रहने वाली है। विराज ने डीजे को ढूंढते हुए कहा, आपने मुझे शैतान कहा? दूसरी तरफ से डीजे ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम शैतान नहीं हो? विराज ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, यू आर राइट, आई एम ए डेविल ऑफ माई ओन वर्ड। कहते हुए विराज ने वीडियोकॉन ऑन कर दिया और वह मोबाइल लेकर बेड के पास आ गया। दूसरी तरफ एक 55 से 60 साल की उम्र का हैंडसम आदमी बैठा हुआ था जो दिखने में किसी गैंगस्टर की तरह लग रहा था। विराज मोबाइल लेकर खुशी के पास आ गया। खुशी अभी भी बेड पर कूद रही थी और तालियां बजाते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी। विराज ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, बेबी। विराज की बात सुनकर खुशी अपनी नीली नीली आंखों से उसे टुकुर टुकुर देखते लगी। विराज ने खुशी के पास आकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। खुशी भी अपने नन्हे नन्हे हाथों को विराज के सीने के इर्द गिर्द लपेटकर उसकी गोद में बैठ गई। वीडियो कॉल पर उस आदमी ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, ये कितनी प्यारी है, बिल्कुल एंजल की तरह। खुशी ने जैसे ही एंजल सुना वह तालियां बजने लगी। उसने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, एंजल में एंजल हूँ, माँ कहती है खुशी एंजल है। खुशी की बात सुनकर दूसरी तरफ डीजे मुस्कुराने लगे। वही विराज बस खुशी के प्यार से चेहरे की तरफ देख रहा था। डीजे ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम रुको, मैं इस नन्ही शहजादी के लिए सारा सामान भेजता हूँ। डीजे की बात सुनकर विराज ने कॉल कट किया और खुशी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी है? खुशी ने विराज की तरफ देखते हुए अपनी जीभ को होंठ पर फिराते हुए कहा, आइसक्रीम। खुशी को आइसक्रीम चाहिए। खुशी की बात सुनकर विराज की आंखें छोटी हो गई कि छोटी सी शैतान उससे आइसक्रीम की डिमांड कर रही थी। विराज को खुद को घूरते हुए देखकर खुशी ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, आइसक्रीम चाहिए। विराज ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगी, बाहर बारिश हो रही है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। विराज की बात सुनकर खुशी ने उसकी तरफ देखा और अपना निचला होंठ बाहर लटका कर रोने लगी। खुशी को रोते हुए देखकर विराज ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, बच्चे जिद मत करो, आइसक्रीम तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। खुशी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से विराज के सीने पर मारते हुए कहा, खुशी को आइसक्रीम चाहिए। विराज अब इरिटेट हो रहा था। उसने कभी भी किसी बच्चे को नहीं संभाला था, यहाँ तक कि उसे बच्चे पसंद ही नहीं थे। बचपन से ही वो काफ़ी चुपचाप से रहने वाला बच्चा था। पेरेंट्स की अटेंशन के लिए वह हमेशा चीज़ तोड़फोड़ करता रहता था, पर धीरे धीरे उसने ये सब कुछ भी बंद कर दिया क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे बदमाश कहकर हमेशा दंश की तारीफ करते थे। धीरे धीरे इसी वजह से विराज के दिल में दंश के लिए नफरत भरती गई और वह अपने पेरेंट्स और बाकी घरवालों से भी दूर होता चला गया। पर किसी ने विराज के इस बदले बिहेवियर पर ध्यान नहीं दिया। कहते हैं ना, छोटे बच्चों के साथ आप जैसे बर्ताव करोगे वह भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। विराज ने भी अपने परिवार को उसी तरह से इग्नोर करना शुरू कर दिया जैसे वह लोग बचपन में उसे करते थे। विराज ने खुशी की तरफ देखा जो अभी भी रो रही थी। उसने प्यार से खुशी के दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, बच्चे अगर आपने रोना बंद किया तो मैं आपको फिर बड़ी सी चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट का नाम सुनकर खुशी की आंखें चमकने लगी। उसने अपनी जीभ को होंठ पर फिराकर अपनी नीली नीली आंखों को बड़ा बड़ा करते हुए कहा, सच्ची में प्रॉमिस करो। कहते हुए उसने अपना नन्हा सा हाथ विराज के सामने कर दिया। विराज ने उसके छोटे से गोलू मोलू हाथ की तरफ देखा और उस पर किस करते हुए कहा, पक्का वाला प्रॉमिस। खुशी ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, सुसु सुसु लगी है। खुशी की बात सुनकर विराज ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या? खुशी ने विराज की तरफ देखकर रोने जैसा चेहरा बनाते हुए कहा, सुसु लगी है। विराज को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था।
खुशी विराज की गोद से उतरने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर विराज ने उसे नीचे उतार दिया। खुशी अपने नन्हे नन्हे कदमों से रूम में यहाँ से वहाँ घूमने लगी। विराज ने उसके पास आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, क्या हुआ? खुशी ने रोते हुए कहा, सुसु लगी है। खुशी ने इतना कहा ही था कि विराज की आंखें बड़ी हो गई। उसने धीरे से अपना चेहरा नीचे झुकाकर देखा तो उसके कपड़े गीले हो चुके थे। खुशी ने उसके ऊपर ही सुसु कर दिया था और अब रोने जैसा चेहरा बनाकर उसे देख रही थी। विराज इस वक्त हैरानी से खुशी की तरफ देख रहा था जो कि उसकी गोद में थी। विराज के पूरे कपड़े गीले हो चुके थे। खुशी ने रोने जैसी आवाज में कहा, मुझे सुसु लगी थी, आपने मुझे उतारा नहीं। विराज ने खुशी की तरफ घूर कर देखा और उसे लेकर तेज कदमों से दौड़ता हुआ बाथरूम में आ गया। उसने खुशी को नीचे उतारते हुए कहा, बदमाश बच्ची, तुम पहले नहीं बता सकती थी, तुमने क्या कर दिया? कहते हुए विराज अजीब सा चेहरा बनाकर खुद को तो कभी खुशी को देखने लगा। उसने आज से पहले ऐसी सिचुएशन का कभी सामना नहीं किया था। उसे हमेशा नीट और क्लीन रहना पसंद था। विराज के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, आपकी गलती है, मुझे जोर से सुसु आई थी, आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं क्या करती? सुसु हो गई। विराज ने इरिटेट होकर अपने बाल खींचते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? कहते हुए विराज ने खुशी की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। खुशी नन्हे नन्हे कदमों से चलती हुई विराज के पास आ गई। उसने विराज के पैरों को पकड़ते हुए कहा, खुशी के कपड़े गंदे हो गए। विराज ने खुशी के चेहरे की तरफ देखकर नीचे झुकते हुए कहा, बेबी बस थोड़ी देर तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे, उसके बाद में तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूंगा, पहले मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं। कहते हैं विराज ने स्कूल यूनिफॉर्म जो कि उसने अभी भी पहनी हुई थी उसे निकाल कर फेंक दिया। खुशी विराज को घूर घूर कर देख रही थी। विराज ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? खुशी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आप गंदे हो, माँ कहती हैं ऐसे किसी के सामने कपड़े नहीं निकलते। खुशी की बात सुनकर विराज ने उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने अजनबी के सामने कहा होगा पर मैं तुम्हारे लिए अजनबी नहीं हूँ। विराज की बात सुनकर खुशी ने क्यूट सा फेस बनाकर अपनी तोतली आवाज में कहा, तो आप कौन हो? क्या आप खुशी के भैया हो? खुशी के मुंह से खुद के लिए भैया सुनकर विराज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तेज आवाज में कहा, मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ। विराज की तेज आवाज सुनकर खुशी डर गई। उसने रोते हुए कहा, आप गंदे हो, आप खुशी पर चिल्ला रहे हो। कहते हुए खुशी वहीं पर बैठकर अपने पैरों को बाथरूम के फ्लोर पर पटकने लगी। विराज ने जल्दी से उसे खड़ा करते हुए कहा, बदमाश बच्ची, फ्लोर गिला है, तुम गिर जाओगी। खुशी ने मुंह फूलते हुए कहा, तो आपने हमें क्यों डांटा? विराज इस 3 साल की बदमाश बच्चे की शैतानी की वजह से इरिटेट हो चुका था। उसने खुद से कहा, ओ गॉड, मैं क्या करूं, मैं कैसे संभालूंगा इसे? कहते हुए विराज खुशी को अपनी गोद में लेकर बाहर आ गया। उसने खुशी को बेड पर बिठाते हुए कहा, यहाँ से कहीं मत जाना, मैं अभी आया। कहते हुए विराज ने खुशी के हाथ में एक बड़ा सा चॉकलेट दे दिया। चॉकलेट देखकर खुशी ने खुशी से चॉकलेट को ले लिया और उसे खाने लगी। विराज दौड़ता हुआ क्लोजेट रूम में आया। उसने जो कपड़े मिले वह पहने और दौड़ता हुआ बाहर आ गया। उसे डर था कि कहीं खुशी नीचे ना गिर जाए, पर खुशी तो मजे से चॉकलेट खाते हुए उसकी वाइट बेडशीट को खराब करने में लगी हुई थी। विराज ने अपने सर को पकड़ लिया। तभी बाहर से उसे दरवाजा खटखटाना की आवाज सुनाई दी। विराज ने जल्दी से दरवाजा खोल, सामने एक सर्वेंट अपने हाथ में 2 बड़े बड़े बैग्स लेकर खड़ा था। विराज ने उसे अंदर आने के लिए कहा क्योंकि वह समझ गया था कि यह खुशी का सामान है जो डीजे ने भेजा है। विराज में सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, सुनिए। विराज की बात सुनकर फीमेल सर्वेंट ने कहा, जी बाबा बोलिए। विराज ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, उसने सुसु कर लिया है, मैं क्या करूं? विराज का सवाल सुनकर फीमेल सर्वेंट के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने नन्ही सी खुशी की तरफ देखा। खुशी किसी मॉम की गुड़िया की तरह क्यूट थी। खुशी के कपड़े देखकर सर्वेंट ने कहा, बाबा हमें लगता है कि उनके कपड़े बदलने चाहिए, उनके कपड़े खराब हो चुके हैं, इनफैक्ट इनको नहलाना होगा। फीमेल सर्वेंट की बात सुनकर विराज ने इरिटेट होते हुए कहा, पर मुझे ये सब कुछ करना नहीं आता। विराज की बात पर फीमेल सर्वेंट ने अपना सर झुकाते हुए कहा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं कर देती हूँ। विराज ने एक नज़र खुशी की तरफ देखा जिसके कपड़े खराब हो चुके थे और सुसु करने की वजह से उसकी पेंट भी गीली हो चुकी थी। विराज कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने फीमेल सर्वेंट की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, तुम मुझे बताओ, अगली बार से मैं खुद उसके सारे काम करूंगा। विराज की बात सुनकर फीमेल सर्वेंट ने कुछ नहीं कहा। विराज ने खुशी के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए, चलो हम नहाएंगे।
विराज की बात सुनकर खुशी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके सीने पर मरते हुए कहा, नहीं हमें नहीं नहाना। खुशी की बात सुनकर विराज ने उसके गाल खींचते हुए कहा, तुम गंदी बच्ची, देखा तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, पूरा चॉकलेट चेहरे पर लगा दिया, तुम्हें नहाना होगा। कहते हुए विराज सर्वेंट को इशारा करते हुए खुशी को लेकर बाथरूम में आ गया। अंदर जाकर विराज में खुशी की तरफ देखते हुए कहा, अब बदमाशी मत करना, मैं तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट का नाम सुनकर खुशी ने अपनी चमकती आंखों से विराज की तरफ देखते हुए कहा, प्रॉमिस। विराज ने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पक्का वाला प्रॉमिस। फीमेल सर्वेंट ने अंदर आते हुए कहा, बाबा आप बेबी को मुझे दे दीजिए, उनके कपड़े निकालकर उन्हें नहला देती हूँ, आप बाहर चले जाए। विराज ने सर्वेंट को घूरते हुए कहा, तुम सिर्फ आज उसे नहला रही हो, मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम कैसे इसे नहला रही हो, और कल से इसके सारे काम मैं ही करूंगा। तुम इसका सामान लेकर आ गई ना। फीमेल सर्वेंट ने अपना सर हिलाया और खुशी के लिए लाया हुआ छोटा सा तौलिया साइड में रखकर बच्चों के इस्तेमाल करने वाली साबुन और बॉडी वॉश लेकर खुशी के पास आ गई। उसने खुशी को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो खुशी ने उसके हाथ पर जोर से बाइट करते हुए कहा, हमें छूना मत, खुशी को पसंद नहीं कि कोई उसे टच करे। खुशी की बात सुनकर फीमेल सर्वेंट ने विराज से कहा, बाबा देखिए। कहते हुए वह अपने हाथ को देखने लगी जहां पर एक छोटी सी बंदरिया ने अपने दांतों के निशान छोड़ दिए थे। विराज ने खुशी को घूरते हुए कहा, बदमाशी करोगी तो मैं सारे चॉकलेट किसी और को दे दूंगा। विराज की धमकी सुनकर खुशी का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो। विराज ने फीमेल सर्वेंट को इशारा किया। फीमेल सर्वेंट खुशी के पास जाकर उसकी छोटी सी बॉडी से उसके कपड़े अलग को अलग किया और उसे बाथटब में बिठा दिया। टब में पानी काफी कम रखा गया था क्योंकि खुशी सिर्फ 3 साल की छोटी सी बच्ची थी। विराज सब कुछ ध्यान से देख रहा था। पहले तो उसे ऑकवर्ड लगा कि खुशी लड़की है, पर फिर ये सोचकर कि वह अभी सिर्फ 3 साल की छोटी सी बच्ची है, विराज ने खुद को नॉर्मल कर लिया। फीमेल सर्वेंट खुशी को नहला रही थी और खुशी टब में हाथ मारकर सर्वेंट के ऊपर डालकर खिलखिलाकर हंस रही थी। पूरे बाथरूम में उसके हंसने की आवाज गूंज रही थी। फीमेल सर्वेंट को खुशी की बदमाशी पर हंसी आ रही थी क्योंकि खुशी काफी ज्यादा क्यूट थी। विराज सब कुछ ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। खुशी को नहलाने के बाद फीमेल सर्वेंट ने छोटे से तालिया में खुशी की छोटी सी बॉडी को रैप किया और उसे अपनी गोद में उठकर बाहर लेकर आ गई। विराज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब इसे मुझे दो, इसके कपड़े में पहनाऊंगा। फीमेल सर्वेंट ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा आप नहीं कर पाएंगे। विराज ने उसे घूरते हुए कहा, मैं क्या करूंगा और क्या नहीं ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दो मुझे। विराज की बात है सुनकर फीमेल सर्वेंट ने खुशी को विराज की गोद में दे दिया। विराज ने खुशी को बेड पर बिठाया। बेडशीट पहले ही चेंज हो चुकी थी क्योंकि खुशी मैडम ने वहां पर चॉकलेट के निशान छोड़ दिए थे और इस वक्त एक डार्क कलर की बेडशीट बेड पर बिछी हुई थी। विराज ने खुशी के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम बहुत बदमाश हो। खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं खुशी क्यूट है, माँ कहती है खुशी एंजल है। विराज ने खुशी की छोटी सी बॉडी को तौलिया से अच्छे से क्लीन किया और साइड में रखी हुई एक क्यूट सी पर्पल कलर की फ्रॉक खुशी को पहना दी। उसने खुशी के चेहरे की तरफ देखा। नहाने के बाद वह और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। खुशी ने अपने दोनों नन्हे हाथों को हवा में लहराते हुए कहा, हमें भूख लगी है। विराज ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर रूम से बाहर आ गया। कॉरिडोर में इस वक्त कोई भी नहीं था। विराज खुशी को इस तरह से अपनी गोद में लेकर सीढ़ियों से नीचे आ गया। लिविंग रूम में पूरा परिवार बैठा हुआ था। विराज सबको इग्नोर करके सीधा किचन में चला गया। आरती जी ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, विराज क्या हुआ। विराज है उनकी बात का जवाब नहीं दिया, फिर भी आरती जी उनके पीछे पीछे किचन में आ गई। खुशी विराज के सीने से चिपकी हुई थी और अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर सब कुछ देख रही थी। विराज ने किचन में आकर देखा तो शेफ डिनर की तैयारी कर रहे थे। उसे नहीं पता था कि बच्चे क्या खाते हैं, इसलिए उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ साफ नजर आ रही थी। आरती जी ने विराज के पास आते हुए कहा, क्या हुआ, हमें बताइए क्या चाहिए आपको। विराज ने आखिर में उनकी तरफ देखते हुए कहा, बच्चे क्या खाते हैं। विराज का सवाल सुनकर आरती जी के होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी खुशी जो कि अब तक चुप थी, उसने अपने दोनों हाथ आरती जी की तरफ करते हुए कहा, माँ। खुशी की आवाज सुनकर आरती जी ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखा। वह प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपने दोनों हाथ उनकी तरफ कर रही थी। विराज ने खुशी को अपने सीने से लगाते हुए कहा, वह तुम्हारी माँ नहीं है। विराज की बात सुनकर खुशी ने अपना निचला होठ नीचे लटकाया और अगले ही पल रोना शुरू कर दिया।
खुशी के रोने की वजह से आप विराज का दिमाग खराब हो रहा था, पर वह जानता था कि इस छोटी सी शैतान को गुस्सा करके वह चुप नहीं कर सकता। उसने प्यार से कहा, क्या हुआ? खुशी ने रोते हुए कहा, हमारे मामा कहाँ है, हमें माँ के पास जाना है, डैडी के पास जाना है। आरती जी ने खुशी के छोटे से चेहरे की तरफ देखा। वह भी जानती थी कि आज इस छोटी सी बच्ची के सर से माँ बाप का साया उनके दोनों बेटों की वजह से उठा है। उन्होंने प्यार से कहा, हमारे पास आओ। आरती जी की बात सुनकर विराज ने उन्हें घूरते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बेबी के साथ हमदर्दी रखने की, मुझे बस इतना बताइए कि बच्चे क्या खाते हैं, इस भूख लगी है। आरती जी ने विराज की बात सुनकर प्यार से कहा, हमें हमदर्दी नहीं है विराज, ये बच्ची बहुत प्यारी है, बस एक बार हमें अपनी गोद में लेने दीजिए। आरती जी की बात सुनकर विराज ने उनके चेहरे की तरफ देखा। आरती जी के चेहरे पर सच में खुशी के लिए प्यार नजर आ रहा था। उसने खुशी की तरफ देखा जो अभी भी आरती जी की गोद में जाने की जिद कर रही थी। उसने चुपचाप खुशी को आरती जी की गोद में दे दिया। आरती जी ने खुशी को प्यार से देखते हुए कहा, आपको क्या खाना है बच्चा? खुशी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, पास्ता। कहते हुए वो मुस्कुराने लगी। आरती जी ने शेफ की तरफ देखते हुए कहा, आप सिंपल सा पास्ता बना दीजिए, ज़्यादा वेजेस डाल दीजिएगा और स्पाइसी कुछ भी ऐड मत कीजिएगा, बच्चों के लिए स्पाइसी बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। आरती जी की बात सुनकर शेफ ने अपना सर हिला दिया। आरती जी मुस्कुराते हुए खुशी की तरफ देख रही थी। विराज ने खुशी की तरफ देखा जो कि अपने छोटे छोटे हाथों से आरती जी के गालों को टच कर रही थी। उसने खुद से कहा, मुझे तुम्हें सबसे दूर रखना होगा, तुम इस तरह से किसी और के करीब नहीं जा सकती। कहते हुए विराज ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ खुशी को लेने के लिए आगे कर दिए। आरती जी ने विराज की तरफ देखा जिसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। उन्होंने चुपचाप खुशी को विराज की दो गोद में दे दिया। विराज ने खुशी को अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम किसी के पास नहीं जाओगी, समझ आया तुम्हें? कहते हुए विराज ने शेफ की तरफ देखते हुए कहा, पास्ता ऊपर भेज दीजिएगा मेरे रूम में। कहते हुए वह खुशी को लेकर बाहर चला गया। आरती जी ने जाते हुए विराज की तरफ देखते हुए कहा, क्यों आप हमसे इतना दूर हो गए हैं विराज? शायद हमने ही दंश और आप में फर्क करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, अब तो हमें माफ कर दीजिए। विराज को इस तरह से खुशी को लेकर जाते हुए देखकर आरती जी ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बाहर आ गई। विराज ने एक नज़र भी अपने परिवार वालों की तरफ नहीं देखा था। उसे तो जैसे उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। विराज खुशी को लेकर सीढ़ियों से ऊपर जा ही रहा था कि तभी राम जी ने तेज आवाज में कहा, विराज नीचे आए। राम जी की आवाज सुनकर विराज ने बिना पलटे कहा, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, मुझे मेरी बेबी को सुलाना है। कहते हुए विराज वहां से ऊपर चला गया। अपनी बात को इस तरह से इग्नोर होते हुए देखकर राम जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस वक्त उन्हें हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनके बगल में बैठी विशाखा जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, शांत हो जाए, आप तो जानते हैं ना कि विराज कैसे हैं। राम जी ने गुस्से से कहा, हम जानते हैं इसलिए चुप है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वो हमारे साथ इस तरह से हर वक्त बदतमीजी करते रहेंगे और हम हमेशा शांत रहेंगे। जब से वह लड़की आई है विराज के तेवर पहले से भी ज्यादा कठोर हो चुके हैं। अगर ऐसा ही चला रहा तो हमारा पोता हमें कभी वापस नहीं मिलेगा। हमें विराज को उस लड़की से दूर करना ही होगा। सोते हुए राम जी ने अर्जुन जी की तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन, अगर उस लड़की के खानदान में कोई नहीं है तो किसी को पैसे देकर उसके रिश्तेदार बनाकर भेजो, हम उस लड़की को उस इंसान को दे देंगे और बाद में देख लेंगे कि उसके साथ क्या करना है, पर मुझे वह अपने घर में नहीं चाहिए। राम जी की बात सुनकर अर्जुन जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है पापा, आपने जैसा कहा है वैसा हो जाएगा। राम जी और अर्जुन जी की बात सुनकर आरती जी जो कि अभी अभी किचन से बाहर आई थी, उन्होंने परेशानी भरी आवाज में कहा, क्या प्रॉब्लम है आपको उस बच्ची से? वैसे भी हमारे बच्चों की वजह से ही वह अनाथ हुई है, अगर विराज उसे घर में रखना चाहते हैं तो क्या ही हो जाएगा, हम एक बच्ची को तो पाल ही सकते हैं। आरती जी की बात सुनकर राम जी ने गुस्से से कहा, बड़ी बहू, हमारा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो हम सारे अनाथ को यहाँ पर लाकर रखें। इतने सारे अनाथ आश्रम है दुनिया में, वह कहीं भी रह सकती है, हम उसके पैसे भरने के लिए तैयार है, पर वह इस घर में नहीं रहेगी।
राम जी के सामने आरती जी की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। वह चुपचाप वहां से चली गई। धैर्य जो कि अनु और धानी के साथ बैठा हुआ था ये सुनकर कि अब वो छोटी सी एंजल यहाँ से चली जाएगी, उसका चेहरा लटक गया। वहीं दंश जो अपने दादाजी के बगल में बैठा हुआ था उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ खुद से कहा, इस बार भी तुमसे तुम्हारी फेवरेट चीज में दूर कर दूंगा मेरे प्यारे भाई। कहते हुए दंश शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। ऊपर विराज के रूम में विराज ने खुशी को बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने खुशी के नन्हे नन्हे हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, बेबी मेरी तरफ देखो। खुशी अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर विराज को देखने लगी। विराज ने उसकी हथेली को चूमते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैडी कहाँ गए हैं? खुशी ने तोतली आवाज में कहा, खुशी की मॉम और डैडी कहाँ गए हैं? विराज ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, चलो मैं दिखाता हूँ। कहते हुए विराज खुशी को अपनी गोद में लेकर बालकनी में आ गया। उसने आसमान में चमक रहे सितारों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह दोनों आसमान में चले गए हैं आपके लिए ढेर सारे तारे लाने के लिए। विराज की बात सुनकर खुशी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, तो वो मुझे लेकर क्यों नहीं गए? खुशी की बात सुनकर विराज ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, क्योंकि वह आपको मेरे पास छोड़कर गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगी और मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। आप समझ रही हो ना मेरी बात? विराज की बात सुनकर नन्ही सी खुशी ने कहा, इसका मतलब अब खुशी आपके साथ रहेगी? विराज ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? विराज की बात सुनकर खुशी ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसके गालों को टच करते हुए कहा, आप बहुत क्यूट हो खुशी की तरह, आप खुशी को पसंद हो। खुशी की बात सुनकर विराज के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। विराज ने प्यार से कहा, तो अब आप मामा और डैडी के पास जाने की जिद नहीं करोगी ना? वह दोनों स्टॉस को लेने के लिए गए हैं। जब भगवान जी उन्हें बहुत सारे तारे दे देंगे तब वो खुशी के लिए वापस आ जाएंगे। पर उन्होंने कहा है कि उसके लिए कंडीशन है कि खुशी उन्हें याद करके रोएगी नहीं। अगर आपने रोना स्टार्ट किया तो फिर वो कभी नहीं आएंगे। विराज की बात सुनकर खुशी ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, सच में ऐसा है? विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ऐसा है। अब बताओ क्या आप उनको याद करके रोगी? खुशी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को हवा में लहराते हुए कहा, नहीं खुशी कभी नहीं होएगी, वह आपके साथ रहेगी। विराज ने खुशी के बालों को चूमते हुए और उन्होंने ये भी कहा है कि आप मेरे अलावा किसी और की गोद में भी नहीं जाओगे, क्योंकि दुनिया में सब बुरे हैं, सब आपको मुझसे दूर कर देंगे, इसलिए आप किसी की गोद में नहीं जाओगी। ओके। विराज की बात सुनकर खुशी अपना सर हिलाने लगी। विराज को खुद नहीं पता था कि उसे क्या हो रहा है, पर वो खुशी को हर वक्त हर पल अपने पास रखना चाहता था। वह से किसी और की गोद में भी नहीं देखना चाहता था। उसने डिसाइड किया कि वह बच्चों के सारे काम खुद ही सीखेगा ताकि कोई सर्वेंट खुशी को टच न कर सके। विराज ने खुशी को बेड पर बिठाते हुए कहा, आप यहीं बैठो मैं अभी आया। विराज ने इतना कहा ही था कि दरवाजे पर उसे सर्वेंट की आवाज सुनाई दी। विराज ने दरवाजा खोला और पास्ता लेकर अंदर आ गया। खुशी बेड पर अपने दोनों हाथों से छोटे छोटे मुक्के मारकर उछल कूद कर रही थी। विराज ने उसके पास आकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और धीरे धीरे खुशी को अपने हाथों से पास्ता खिलाने लगा। खुशी भी चुपचाप उसके हाथों से पास्ता खा रही थी। थोड़ा सा खाने के बाद खुशी ने कहा, अब हमें भूख नहीं है। विराज ने खुशी की तरफ देखा और फिर खाने की तरफ को समझ गया कि छोटे बच्चों के लिए इतना ही काफ़ी होगा। उसने टिश्यू पेपर से खुशी का मुंह साफ किया और अपना हाथ साफ करने के लिए बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वापस आकर उसने खुशी की तरफ देखा तो खुशी टेबल पर रखे हुए टेडी बेयर को अपने हाथ में पकड़कर जमीन पर घसीट रही थी। विराज ने टेडी बेयर को साइड में रखकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, क्या हुआ आपको? खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें खेलना है। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने वहां पर रखे हुए टॉयज बेड पर रखे और खुशी को लेकर बैठ गया। खुशी टॉयज के साथ खेल रही थी और विराज मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। खेलते खेलते ही खुशी की आंखें बंद होने लगी। विराज ने उसे जल्दी से अपने सीने से लगाया और उसे बेड पर लिटाकर टॉयज को नीचे रखकर उसके बगल में लेटकर उसे प्यार से थपकी देने लगा। कुछ ही देर में खुशी विराज के सीने पर लेट गई। विराज बस उसके छोटे से चेहरे की तरफ देख रहा था। वह खुद भी एक बच्चा था, पर अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वह खुशी की जिम्मेदारी खुद ही उठाएगी, क्योंकि अब वह किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहता था, ना ही वह खुशी को किसी और को टच करने देना चाहता था। कुछ देर में खुशी को अपने सीने से लगाए हुए उसे भी नींद आ गई।
नेक्स्ट मॉर्निंग विराज इस वक्त बाथरूम में खुशी को नहला रहा था। खुशी यहाँ से वहाँ उछल कूद कर रही थी। विराज ने उसे घूरते हुए कहा, बेबी मस्ती नहीं। कहते हुए विराज बेबी वॉश से खुशी की बॉडी को क्लीन करने लगा। खुशी की छोटी सी बॉडी को विराज काफी हल्के हल्के से क्लीन कर रहा था। उसे डर था कि कहीं उसके फोर्स उसे करने की वजह से खुशी को दर्द ना हो जाए। खुशी भी यहाँ से वहाँ उछल कूद करके विराज को परेशान कर रही थी, पर विराज पेशेंस के साथ सब कुछ कर रहा था। कुछ ही देर में वह खुशी को अच्छे से नहलाकर एक पिंक कलर के तौलिया में लपेटकर रूम में आ गया था। खुशी ने विराज के बालों को खींचते हुए कहा, हमें चॉकलेट चाहिए। विराज ने उसकी नन्ही सी मुट्ठी को खोलने की कोशिश की जो कि काफी मजबूत थी। विराज ने उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, शैतान बच्चा, अगर आप बदमाशी करोगी तो आपको कोई चॉकलेट नहीं मिलेगा। चुपचाप मुझे आपको रेडी करने दो, उसके बाद ही आपको चॉकलेट मिलेगा। कहते हुए विराज ने बड़ा सा क्लोजेट रूम के दरवाजा खोला जहां पर आधे से ज्यादा जगह पर खुशी के कपड़े थे। विराज ने एक सिंपल सी शर्ट और छोटा सा पेंट लिया और रूम में आ गया। खुशी बेड पर उछल कूद कर रही थी। विराज ने अपना सर हिला दिया और उसे अच्छे से पोंछकर उसे कपड़े पहना दिए। खुशी ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, चॉकलेट चाहिए। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको। कहते हुए उसने साइड से एक चॉकलेट उठाकर खुशी को दे दिया। खुशी मजे से चॉकलेट खाने लगी। तभी दरवाजे से उसे किसी की आवाज सुनाई दी। विराज ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने एक सर्वेंट खड़ा था। विराज ने उसे घूरते हुए कहा, क्या हुआ है? सर्वेंट ने बेड पर खेल रही खुशी की तरफ देखते हुए कहा, नीचे कुछ लोग आए हैं उस बच्ची के लिए, शायद उसके कोई रिलेटिव्स। सर्वेंट की बात सुनकर विराज की आंखें गहरी हो गई। उसने गुस्से से कहा, गेट आउट। कहते हुए विराज ने अंदर जाकर खुशी की तरफ देखा और झटके से उसे अपनी गोद में लेकर अपने सीने से लगा लिया। अचानक से विराज के उठाने की वजह से खुशी ने डर के मारे अपने हाथों से चॉकलेट को छोड़ दिया और उसके गले में अपनी दोनों बाहें लपेट दी। विराज ने लाल आंखों से दरवाजे की तरफ घूरते हुए कहा, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। कहते हुए विराज उसी तरह से खुशी को अपने सीने से लगाकर रूम के बाहर आ गया। उसने कॉरिडोर से झांक कर देखा तो इस वक्त लिविंग रूम में एक 30 साल के आसपास की औरत और 32 साल के आसपास का आदमी खड़ा था। विराज उन्हें उसी तरह से घूरता हुआ सीढ़ियों से नीचे आ गया। विराज को नीचे आते हुए देखकर राम जी ने कहा, ये रहा हमारा पोता और वह रही आपकी भतीजी। अच्छा हुआ कि आप लोगों को उसके बारे में पता चल गया। हमें तो लगा था कि वह अनाथ हो चुकी है, पर अब हम खुश हैं कि उसके पास भी उसका परिवार है। राम जी की बात सुनकर वह औरत जो कि अब तक चुपचाप खड़ी थी, वह रोते हुए दौड़ते हुए विराज के पास आ गई। उसने खुशी को छूने के लिए अपना हाथ आगे किया ही था कि विराज खुशी को लेकर 2 कदम पीछे हट गया। उसने गुस्से से उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बेबी को टच करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारे हाथों को तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा। विराज की डरावनी आवाज सुनकर वो औरत एक पल के लिए कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना छोटा बच्चा इतना डरावना कैसे हो सकता है, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वह हमारी बच्ची है, हम उसे क्यों नहीं छुएंगे? उस औरत की बात सुनकर विराज ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा मेरी बेबी के साथ। इनफैक्ट इस दुनिया में उसका मेरे अलावा कोई भी नहीं है। विराज की बात सुनकर रामजी ने थोड़े गुस्से से कहा, विराज बकवास बंद कीजिए, यह उसकी मौसी है। भले ही उसकी माँ और उसके पापा दुनिया में नहीं है, पर उसकी मौसी और मौसा जी इस दुनिया में नहीं है। तुम उसके परिवार को उससे दूर नहीं कर सकते, वह अनाथ नहीं है, उसे उसकी मासी को दो। विराज राम जी की बात सुनकर विराज ने चिल्लाते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। मैंने कहा ना, मेरी बेबी का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं उसे किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं। कहते हुए विराज ने खुशी की तरफ देखा जो कि उसके सीने पर अपना सर रखकर टुकुर टुकुर सब कुछ देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वह आदमी जो कि अब तक चुप था, उसने विराज की तरफ देखकर थोड़े गुस्से से कहा, बच्चे देखो, हम जानते हैं कि तुम बहुत अमीर परिवार के बच्चे हो, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम हमसे हमारी बच्ची को छीन लो। उसकी जिंदगी में भले ही माँ बाप नहीं है, पर मैं उसका मौसा जी हूँ और हम उसे अपने साथ किसी की कीमत पर लेकर जाएंगे ही, यह हमारा हक है। उस आदमी की बात सुनकर विराज की आंखें खून की तरह लाल हो गई। उसकी पकड़ खुशी पर मजबूत हो गई। खुशी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ये सब लोग कौन हैं? विराज ने खुशी की तरफ देखकर प्यार से कहा, ये हमारे एनिमिस है बेबी, और अब मैं इन सभी को हमारी लाइफ से दूर भगा दूंगा। तुम चुपचाप यहाँ पर बैठो।
कहते हुए विराज ने खुशी को ऊपर बिठा दिया और अपनी पैंट की पॉकेट से एक चॉकलेट निकालकर उसे दे दिया। खुशी चुपचाप चॉकलेट खाने लगी। वो औरत खुशी के पास जाने ही वाली थी कि विराज ने गुस्से से कहा, अगर उसे हाथ लगाया तो दोबारा अपना हाथ देखने के लायक नहीं रहोगी। विराज की धमकी सुनकर वो औरत चुपचाप अपनी जगह पर रुक गई। राम जी ने उसे आदमी को आंखों से कुछ इशारा किया। उसे आदमी ने खुद को संभालते हुए कहा, देखो बेबी, बदतमीजी करना बंद करो और हमें हमारी बच्ची को लेकर जाने दो। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी और तुम्हारे भाई की गलती थी। तुम लोग भले ही अमीर हो पर किसी ने तुम्हें किसी की जान लेने का हक नहीं दिया है। अब जो हो गया है वो हो गया है। तुम दोनों नाबालिग हो, वैसे भी तुम्हें सजा तो होगी नहीं, इसलिए हमें हमारी बच्ची को दे दो। मैटर यहीं पर खत्म हो जाएगा। उस आदमी की बात सुनकर विराज ने अपने दोनों हाथ पेट की पॉकेट में डालकर टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या कहा? मेरी बेबी आप लोगों की रिलेटिव है। क्या सच में ऐसा है? विराज की बात है सुनकर एक पल के लिए वह आदमी हड़बड़ा गया। अगले ही पल उसने गुस्से से कहा, तो तुम्हें क्या लगता है हमें दूसरों के बच्चों को अपने बेबी कहने का शौक है? वह मेरी बीवी की बहन की बेटी है। उस आदमी की बात सुनकर विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, पर फिर भी मैं तुम्हें उसे अपने साथ लेकर नहीं जाने दूंगा। बात खत्म, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। विराज की बात सुनकर अर्जुन जी ने गुस्से से कहा, विराज, बदतमीजी करना बंद करो और उन्हें उसे लेकर जाने दो। वो उसके रिलेटिव है, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उसे उसके परिवार से दूर करो। अर्जुन जी की बात सुनकर विराज में गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे और उनके बीच में बोलने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। यह मेरी बेबी का मैटर है और इसमें बोलने की इजाजत मैंने किसी को नहीं दी, किसी को भी नहीं, मिस्टर सिंघानिया। विराज की बात सुनकर अर्जुन जी गुस्से से कुछ बोलने ही वाले थे कि आरती जी ने मजबूती से उनके हाथ को पकड़ लिया और अपना सर हिलाकर ना में इशारा किया। अर्जुन जी ने अपनी आंखों को बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। उनका ये बेटा उनके साथ बदतमीजी करने से पहले कभी भी नहीं सोचता था। वही उनका बड़ा बेटा कभी भी उसके साथ इस तरह से बात नहीं करता था। राम जी ने गहरी सांस लेकर प्यार से कहा, विराज बेटा, उसका परिवार है, तुम उसे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? पहले तुम्हें लगा था कि वह अनाथ हो चुकी है, इसलिए तो मुझे लेकर यहाँ पर आए थे। पहले तो तुम उसे अनाथ आश्रम में रखने के लिए रेडी नहीं थे, पर अब वह अनाथ आश्रम नहीं, वह अपने घर जाएगी, अपने परिवार के पास जाएगी। तुम सोचो उस बच्ची के लिए कितना अच्छा होगा कि वह अपने परिवार के लोगों के साथ रहे। सोचो बेटा और उसे जाने दो। राम जी की बात सुनकर विराज ने उनकी तरफ देखकर टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, माय डियर दादाजी, लगता है आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा कि मेरी बेबी की लाइफ में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। अगर उसके कोई रिश्तेदार जिंदा है तो वह भी उस पर अपना हक नहीं जता सकते, क्योंकि आप वह विराज सिंघानिया की है और मैं अपने अलावा उसे किसी और के साथ रहने की, किसी और के साथ जाने की इजाजत नहीं देता हूँ। बात खत्म। आप लोगों को जो सोचना है सोच सकते हैं। विराज की बात सुनकर अब राम जी को भी गुस्सा आ रहा था। उन्होंने गुस्से से कहा, बहुत हो गई आपकी बकवास। कानून के हिसाब से आप इन्हें उसे बच्ची को लेकर जाने से नहीं रोक सकते। आप दोनों से लेकर जाइए, हम भी देखते हैं कि यह क्या कहते हैं। कहते हुए राम जी ने 2 बॉडीगार्ड को इशारा किया। उन्होंने जल्दी से विराज के पास आकर उसे पकड़ लिया और उसने गुस्से से कहा, दादाजी, लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मुझे अंडरस्टिमेट करने की हिम्मत मत कीजिए, वरना सब कुछ तबाह कर दूंगा। विराज की बात को इग्नोर करके राम जी ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, लेकर जाओ इस बच्ची को। विराज ने गुस्से से उन 2 बॉडीगार्ड की तरफ देखा। वह भले ही बचपन से मार्शल आर्ट सीख रहा था, पर था तो एक 10 साल का बच्चा। वह अपने से 3 गुना ज्यादा उम्र के बॉडीगार्ड के साथ कैसे लड़ सकता था? उसने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा और पूरी ताकत लगाकर उसने वहां पर लगी हुई एक बटन को प्रेस कर दिया। विराज के बटन के प्रेस करते ही वहां पर अजीब सी साउंड सुनाई देने लगी। सब लोग हैरानी से विराज की तरफ देखने लगे।
विराज ने गुस्से से कहा, मैंने पहले ही कहा था, पर आप लोगों को ही बेफिजूल में मुझसे पंगा लेना था। विराज की बात सुनकर राम जी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगे। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही उन सभी के कानों में फायरिंग की आवाज सुनाई दी। सभी लोग हैरानी से इस आवाज को सुनाने लगे क्योंकि आवाज मेंशन के बाहर से आ रही थी। सिंघानिया परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं था और उनके घर पर इस तरह से फायरिंग होना, यह कोई नॉर्मल बात नहीं थी। राम जी ने हैरानी से कहा, हमारे मेंशन में फायरिंग करने की हिम्मत किसने की? कहते हुए उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। अर्जुन जी, आलेख जी और अनुज जी ने कहा, हम अभी देख कर आते हैं पापा। कहते हुए वह तीनों वहां से बाहर जाने लगे। आरती जी, ईशा जी, रेखा जी ने घबराते हुए कहा, आप ऐसे बाहर मत जाइए, फायरिंग हो रही है। उन तीनों ने कहा, हमारी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। कहते हुए वह मेंशन के बाहर आ गए। बाहर कई सारे ब्लैक कलर के यूनिफॉर्म में बॉडीगार्ड खड़े थे, जिनके हाथ में लोडेड राइफल्स थी। उन सभी को देखकर सिंघानिया परिवार के लोग हैरान हो गए। विराज ने राम जी की तरफ देखते हुए कहा, बहुत अच्छी प्लानिंग की थी आपने मेरी बेबी को मुझसे दूर करने की, पर आप शायद भूल गए कि मैं भी आप ही का पोता हूँ। आपको क्या लगता है आप मेरी बेबी को मुझसे दूर कर देंगे और मैं चुपचाप उसे खुद से दूर जाने दूंगा? तो दादाजी मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, विराज सिंघानिया उसे तब तक अपने पास रखेगा जब तक वह जिंदा है। अगर आप उसे मुझसे दूर भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले मेरी जान लेनी होगी। विराज की बात सुनकर राम सिंघानिया उसे गुस्से से घूरने लगे। तभी अर्जुन सिंघानिया, आलेख सिंघानिया, अनुज सिंघानिया अंदर आ गए। वो तीनों कुछ कह पाते इससे पहले ही लिविंग रूम में एक रौबदार आवाज सुनाई दी, कैसे हो मेरे दोस्त? इस आवाज को सुनकर राम सिंघानिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। राम सिंघानिया ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर उनसे 45 साल छोटा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक अलग ही गुरूर नजर आ रहा था। उसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे और वह मुस्कुराता हुआ अंदर आ रहा था। उसके पीछे 4-5 बाउंसर खड़े थे। राम सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर कदम रखने की? कहते हुए राम सिंघानिया आगे कुछ कहते इससे पहले ही उसे आदमी ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ मेरे शेर, जो तुमने हमें बुलाया? दरवाजे पर खड़े आदमी की बात सुनकर राम सिंघानिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन्होंने विराज की तरफ देखा, जो कि शैतानी मुस्कुराहट के साथ उन्हें ही देख रहा था। खुशी अब तक इन सब की तेज आवाज सुनकर डर चुकी थी और जैसे तैसे सोफे से उतरी और अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलती हुई विराज के पैरों से आकर लिपट गई। अपने पैरों पर खुशी को छोटे छोटे हाथों की पकड़ का एहसास होते ही विराज में नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठाकर सामने खड़े इंसान की तरफ देखते हुए कहा, वह क्या है ना डीजे, कुछ लोग बातों से मानते नहीं है तो उन्हें सब करके दिखाना पड़ता है, इसलिए मुझे आपको बुलाना पड़ा। विराज की बात सुनकर सामने खड़ा इंसान, जो कि कोई और नहीं डीजे था, जोर जोर से हंसने लगा। डीजे ने हंसते हुए पूरे सिंघानिया परिवार की तरफ देखते हुए कहा, पहले ही कहा था ये लोग भरोसे के लायक नहीं है, पर तुम नहीं मेरी बात नहीं मानी, और खास करके ये बूढ़ा जिसका नाम तो राम है पर काम रावण जैसे हैं। डीजे की बात सुनकर राम सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी औकात में रहकर बात करो दिग्विजय जिंदल। राम सिंघानिया की बात सुनकर डीजे ने गुस्से से कहा, दिग्विजय जिंदल सालों पहले मर गया था। तुम्हारे सामने इस वक्त जो आदमी खड़ा है उसका नाम डीजे है, गैंगस्टर डीजे, जिसे दुनिया डेविल के नाम से जानती है। डीजे की बात सुनकर राम सिंघानिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर विराज के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, आप इस घटिया आदमी को कैसे जानते हैं? विराज ने राम सिंघानिया की बात को इग्नोर करके विराज ने खुशी की तरफ देखा, जो कि उसके सीने से चिपकी हुई थी, और फिर उन दोनों औरत और आदमी की तरफ देखते हुए कहा, डीजे, ये दोनों मेरी बेबी को मुझसे दूर करना चाहते हैं और मैं इन्हें इस दुनिया से दूर करना चाहता हूँ। विराज की बात सुनकर पूरा सिंघानिया परिवार डरी हुई नजरों से विराज की तरफ देखने लगा। बेबी, विराज पहले ही स्कूल चले गए थे, इस वजह से दंश, धैर्य, धानी और अनु यहाँ पर मौजूद नहीं थे, वरना अपने भाई का ये रूप देखकर उनकी हालत डर की वजह से पक्का खराब हो जाती।
आरती सिंघानिया तो अपने मुंह पर हाथ रख कर खड़ी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका छोटा सा बच्चा ऐसी बातें कैसे कर सकता है। विराज की बात सुनकर डीजे ने विराज की गोद में छोटी सी खुशी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जरा हमें भी मिलाए अपनी बेबी से। डीजे की बात सुनकर विराज की पकड़ खुशी पर मजबूत हो गई और उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन आ गए जैसे वह कह रहा हो कि मेरी बेबी को मैं किसी को नहीं दूंगा। विराज के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर डीजे ने हंसते हुए कहा, अरे हम उसे लेकर भाग थोड़ी जाएंगे, बस उसे अपनी गोद में लेना चाहते हैं। कितनी प्यारी बच्ची है, ये कहते हैं डीजे ने आगे जाकर खुशी को अपनी गोद में ले लिया। विराज की पकड़ भी खुशी पर ढीली हो गई। डीजे की गोद में आते ही खुशी उसकी दाढ़ी के बालों को खींचने लगी, जिसे देखकर डीजे ने उसके गाल खींचते हुए कहा, तुम तो बहुत बदमाश बच्ची हो। डीजे की बात सुनकर खुशी और जोर जोर से उसकी दाढ़ी के बालों को खींचने लगी। डीजे ने फिर से कहा, बहुत प्यारी भी हो, हम तुम्हारे लिए बहुत सारे चॉकलेट लेकर आए हैं। चॉकलेट की बात सुनकर खुशी की आंखें चमकने लगी। डीजे ने पीछे पलटकर अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा तो बॉडीगार्ड ने एक बड़ी सी चॉकलेट सी भारी बैग डीजे के हाथ में दे दी। डीजे ने उसे नीचे रखकर एक चॉकलेट खुशी के हाथ में देते हुए कहा, ये लो, तब तक मैं आपके दुश्मनों का इंतजाम करता हूँ। कहते हुए डीजे ने खुशी को विराज की गोद में दे दिया। विराज ने खुशी को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वह पूरी दुनिया से उसे महफूज करना चाहता हो। डीजे ने पलटकर उस औरत और आदमी की तरफ देखा, जो कि उसे देख कर रहे थे। पूरी दुनिया में डीजे खूंखार गैंगस्टर के नाम से पॉपुलर था। सब लोग उसके बारे में जानते थे कि सालों पहले वह एक बिजनेसमैन हुआ करता था और उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वह पूरी तरह से बदल गया। डीजे ने उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम दोनों मेरे शेर से उसकी शेरनी को दूर करना चाहते हो। इसके बदले तुम दोनों को क्या सजा दूं? सजा है मौत। कहते हुए डीजे जोर जोर से हंसने लगा। उसकी डरावनी हंसी सुनकर वह दोनों घबरा गए। वह औरत और आदमी अगले ही पर डीजे के पैरों में गिर गए। उन दोनों ने रोते हुए कहा, ये बच्ची हमारी कुछ नहीं लगती, हम बस पैसे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें छोड़ दो। उस औरत और आदमी की बात सुनकर डीजे ने लात मारकर उन्हें खुद से दूर करते हुए कहा, गलती की सजा होती है, माफ़ी नहीं। अगर माफ़ कर दिया जाए तो सामने वाला ये सोचकर हमेशा गलती करता है कि उसे तो माफ़ी मिल जाएगी। डीजे की अदालत में ऐसा नहीं होता। बोल मेरे शेर, क्या करना चाहिए इन दोनों के साथ? विराज ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, उनकी जबान बहुत चलती है, उसे ही काट दीजिए। विराज की बात सुनकर डीजे शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगा। उसने विराज की तरफ देखते हुए कहा, वेल डन माय शेर, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। कहते हुए डीजे ने पीछे पलटकर अपने दो आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, सुना नहीं तुम लोगों ने मेरे शेर ने क्या कहा? उसकी डिमांड को पूरे करो और सिंघानिया परिवार के लोगों के सामने पूरी करो, ताकि अगली बार से सिंघानिया परिवार के लोग मेरे शेर को धमकाने के बारे में ना सोचे। राम सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, चुपचाप यहाँ से चले जाओ दिग्विजय जिंदल। डीजे ने राम सिंघानिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चला जाऊंगा, इतनी क्या जल्दी है? पहले जो काम करने के लिए आया हूँ वो करने तो दो। कहते हुए डीजे ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। दोनों ने उसे आदमी और औरत को पकड़ लिया था और एक अपने हाथ में छोटा सा खंजर लेकर उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। पूरा सिंघानिया परिवार डरी हुई नजरों से ये सब कुछ देख रहा था। विराज की आंखों में तो डर का नाम निशान ही नहीं था। उसने खुशी को अपने सीने से लगाया हुआ था और नफरत से उनको औरत और आदमी को घूर रहा था।